दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर इस बार हम आप लोगों को 3 परिभाषा एक साथ समझाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है बस। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है विकर्ण आव्यूह, दूसरा क्या इकाई आव्यूह और तीसरा क्या हमारा अदिश आव्यूह। तो देखिए तीनों में थोड़ा थोड़ा क्या अंतर है। इसमें देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष सभी क्या है शून्य है। इसमें क्या है मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है 1 और सभी क्या है शून्य है। इसमें क्या है मुख्य विकर्ण के सभी समान और शेष सभी क्या है शून्य है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी क्या हो शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। दूसरा आते हैं हम लोग इकाई आव्यूह पर। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 यानी 1 हो और शेष सभी अवयव क्या हो समान हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा तीसरा क्या हमारा अदिश आव्यूह। इसमें क्या है कि ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान और शेष सभी अवयव क्या हो शून्य हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, इस बात का ध्यान। और इकाई आव्यूह को हम अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, किंतु विकर्ण आव्यूह को और अदिश आव्यूह को सदैव हम इकाई आव्यूह नहीं कर सकते। कह सकते उस स्थिति में जब इसके सभी अवयव क्या हो जाए मुख्य विकर्ण के समान, तब हम उस स्थिति में अदिश आव्यूह को भी इकाई आव्यूह और विकर्ण आव्यूह के सभी समान हो जाए, तब हम विकर्ण आव्यूह को भी इकाई आव्यूह कर सकते हैं, किंतु सदैव हम नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से सुनिएगा आप लोग, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। दूसरा है हमारा इकाई आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 और शेष सभी अवयव क्या हो शून्य हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान और शेष सभी अवयव क्या हो शून्य हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बार हम फिर से 2 परिभाषा एक साथ आपको बताएंगे, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए अंतर है बस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है शून्य है, और यहाँ पर देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या है शून्य है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, जब हमसे कहेगा ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, तब हमें क्या होगा, ऊपर कहेगा तो नीचे का शून्य होगा और नीचे का कहेगा तो ऊपर का शून्य होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी क्या हो शून्य हो, उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। आते हैं हम लोग निम्न त्रिभुजी में। तो ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी क्या हो शून्य हो, उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। इसका मतलब साफ एग्जाम्पल दिख रहा है, जब ऊपर त्रिभुजी कहेगा तो नीचे का अवयव शून्य होगा और निम्न त्रिभुजी कहेगा तो ऊपर के सभी क्या होंगे शून्य होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, परिवर्त आव्यूह क्या होता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, ये हमारा पहली क्या है पंक्ति है। पहले पंक्ति को उठा करके हम क्या कर दिए पहले स्तंभ में कर दिए हैं, और दूसरी पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ में लिख दिए हैं, और तीसरी पंक्ति उठा के हम तीसरे क्या कर दिए स्तंभ में लिख दिए। यानी हम कह सकते हैं कि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख देना ही परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यानी किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में लिख देना ही परिवर्त आव्यूह कहलाता है। और ध्यान दीजिए इस बात का कि किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को उस आव्यूह के डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उप आव्यूह क्या होता है। यहाँ पे साफ ही दिख रहा है कि उप आव्यूह क्या होता है।
तो थोड़ा एक एग्जांपल देखिए, यहाँ एक अवयव ए बराबर दिया 1 2 3 4 5 6 8 9। तो देखिए यहाँ से उपावयव क्या होगा, उपावयव। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिए, इसमें हमारी क्या दिख रही है, पहली पंक्ति। ये हमारा दिख रहा है क्या, पहला स्तंभ, यानी हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 5 6 8 और 9। यानी हम कह सकते हैं कि किसी अवयव के कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष प्राप्त अवयव उपावयव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हेडिंग है हमारा सहखंडज अवयव। देखिए सहखंडज अवयव होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। सहखंडज अवयव होता क्या है, ध्यान दीजिए। किसी अवयव के अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी अवयव के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से, किसी अवयव के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव को सहखंडज अवयव कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव को सहखंडज अवयव कहते हैं। आप लोग रटने की कोशिश मत करिए, केवल समझिए। तो ध्यान दीजिए, एक बार और समझिए, किसी अवयव के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव को सहखंडज अवयव कहते हैं। अब एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान दीजिएगा सहखंडज अवयव का। एक अवयव मुझे दिया था 1 2 0 5 1 2 3 2 4। अब ध्यान दीजिएगा, हम कैसे सॉल्व कर दे, वन जिस पंक्ति जिस स्तंभ में हम उसको क्या करते, छोड़ देते। देखिए बचा क्या, 1 2 2 4। तो 1 2 2 4। इसी तरीके से 2 को छोड़ेंगे तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ होगा उसको छोड़ देंगे। क्या बचा, 5 2 3 4 5 2 3 4। अब ये 0 जिस पंक्ति से स्तंभ उसको छोड़ेंगे, क्या बचेगा, 5 1 3 2 5 1 3 2। अब देखिए दूसरी पंक्ति में आएंगे हम, तो 5 जिस पंक्ति से स्तंभ उसको छोड़ देंगे। जब ये छोड़ेंगे बीच वाला क्या, 2 0 2 4 2 0 2 4। ऐसे 1 को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छूटेगा ये, तो 1 0 3 4 1 0 3 4। अब 2 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये वाला छूटेगा, बीच वाला क्या आएगा, 1 2 3 2 1 2 3 2 हो गया। अब इसी तरीके नीचे वाले में आएंगे तो 3 को छोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला गायब, ये 2 0 1 2 2 0 1 2। ऐसे 2 को जब हम गायब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये गायब होगा ये, तो 1 0 5 2 1 0 5 2। इसी तरीके से जब 4 को गायब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये गायब होगा और ये, तो 1 2 5 1 1 2 हमारा क्या आ गया, 5 1। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 एकम 4 माइनस 4। ध्यान दीजिएगा उसी तरीके से ये हो गया, 4 पंचे 20 माइनस 6। ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 3। यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 माइनस 0। ये हो गया 4 एकम 4 माइनस 0। ये हो गया कितना, 2 एकम 2 माइनस 6। यहाँ से हो गया 2 दूनी 4 माइनस 0। ये हो गया 2 एकम 2 माइनस 0। 1 एकम 1 माइनस 10। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एडजॉइंट अवयव क्या होता है, एडजॉइंट अवयव क्या होता है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे सहखंडज अवयव, यानी थोड़ा सा उसी में बढ़ गया पर। तो एडजॉइंट अवयव होता क्या, ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से, किसी अवयव के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव के परिवर्तावयव को एडजॉइंट अवयव कहते हैं। इसे ADJ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव के सभी तत्वों के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव के परिवर्तावयव को एडजॉइंट अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल सेम वही है जो अभी सहखंडज का था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव क्या होता है।
व्युत्क्रम अवयव को ए इनवर्स से या किसी भी अवयव के इनवर्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव होता क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव के एडजॉइंट अवयव, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव के एडजॉइंट अवयव में सारणिक से भाग देने पर व्युत्क्रम अवयव प्राप्त होता है। किसी अवयव के एडजॉइंट अवयव में सारणिक से भाग देने पर व्युत्क्रम अवयव प्राप्त होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी अवयव के एडजॉइंट अवयव और सारणिक ए के अनुपात को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव के एडजॉइंट अवयव और सारणिक ए के अनुपात को व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले दिए गए अवयव यानी दिए गए अवयव का क्या निकाल लिया हम लोग, मॉड। क्या निकाले, मॉड यानी ए, मॉड ऑफ ए। उसके बाद इसके सखंडज अवयव, इसका क्या हो गया, सखंडज अवयव, एडजॉइंट अवयव। उसके परिवर्त अवयव से हम क्या निकालिए, एडजॉइंट अवयव। फिर ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट अवयव अपॉन मॉड ए, यानी एडजॉइंट अवयव में मॉड ए से भाग दे दिए तो क्या हमें प्राप्त हो गया, इनवर्स अवयव या व्युत्क्रम अवयव। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव के सारणिक ए से किसी अवयव के एडजॉइंट अवयव में सारणिक ए से भाग देने पर व्युत्क्रम अवयव प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग दो अवयवों का योगफल ज्ञात करना, अंतर ज्ञात करना और गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दो अवयव यानी पूरे अवयव में हमें केवल क्या करना, गुणनफल है। अगर गुणनफल हम नहीं सीख पाएंगे तो हमें अवयव बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप अगली वीडियो जरूर गुणनफल सीख लीजिएगा।